सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर देगी और तेलंगाना के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात का ही साथ देगी। बैरिस्टर ओवैसी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी का साउथ मिशन नाकाम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ साउथ नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मसला बना हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुदब्बराना क़यादत में रियासत हमगीर तरक्की कर रहा है। सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में नेशनल एम्बलम की तनसीब की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म को अहमियत दिए जाने पर तनकीद की और कहा कि पार्लियामेंट में स्पीकर का प्रोटोकॉल वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ स्पीकर ओम बिरला को पीछे बिठाया गया। उन्होंने एम्बलम नस्ब करने की तकरीब का पूजा से आगाज करने पर भी शदीद एतराज़ किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों की आबादी में इजाफे पर खदशे से मुतालिक सवाल पर कहा कि बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अवाम में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मुसलमानों की शरह पैदाइश में गुज़श्ता कई बरस से कमी आ रही है। जी का कहना है कि सर एक खास तबके का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है देश में और अनार्की सिचुएशन पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है, वो गिरा नहीं गिरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम, भाई भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसको बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें हैं, वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद है। श्रीलता शोभन रेड्डी ने अशोकनगर और फीवर हॉस्पिटल पर बहने वाले हुसैन सागर नाले का मुआयना किया और उसके पूर्ण हो जाने की सूरत में जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। उनके हमरा JSMC के आलादेदार भी थे। वाज़ेह है कि हुसैन सागर के सतह में लगातार इजाफा हो रहा है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अजला नलगुंडा और यदादरी भुंगीर में बारिश और उससे होने वाले नुकसानात का ज़िलेदारों के साथ एक इजलास में जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने रशीबी इलाकों से अवाम के तखलिए और बारिश से फूट पड़ने वाली बीमारियों को रोकने के लिए इक़दाम पर भी जोर दिया। इजलास में दोनों अजला के कलेक्टर्स, सुप्रीडेंट पुलिस और दूसरे अहदेदार शरीक थे। मौके में सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बारिश से फूट पड़ने वाली बीमारियों के बारे में आवाम को चौकस करते हुए कहा कि रियासत में टाइफाइड के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने घरों में साफ सफाई पर जोर दिया और कहा कि बाहर के खानों से एतराज़ किया जाए, खासकर पर मंडी पर बिकने वाली चटपटी चीज़ों से परहेज किया जाए। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरकारी का इस्तेमाल करें। కేంద్రానికి వెళ్ళండి, అన్ని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వము అన్ని రకాల పరీక్షలకి, అన్ని రకాల వ్యాధులకి పరీక్షలు చేయడానికి అన్ని రకాల టెస్ట్ కిట్స్ ఇవన్నీ కూడా సిద్ధం చేసి పెట్టడం జరిగింది. అలాగని ట్రీట్మెంట్ పరంగా IV ఫ్లూయిడ్స్ కానివ్వండి, ఇతర అత్యవసర మందులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల నుంచి అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా మనం
సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నాం. వీటితో పాటు బెడ్స్ని కూడా అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో ప్రజలు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు అండ్ మీకు సీరియస్ అవుతున్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. సో అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళటం ద్వారా మీ డబ్బుల్ని దుబారా చేసుకొని వృధా చేసుకొని ఇబ్బందులు తెచ్చుకోకుండా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆల్రెడీ కోవిడ్ సమయంలో మీరు ప్రభుత్వ సమర్థత చూస్తారు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సమర్థత చూస్తారు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఈ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల వసతుల్ని మెరుగుపరచడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో ఇచ్చే ఫుడ్ ఏదైతుందో క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జరిగింది. ఆ డైట్ ఛార్జెస్ని కూడా 40 రూపాయల నుంచి 80 రూపాయలు పెంచుకోవడం జరిగింది. అండ్ డాక్టర్స్ సంబంధించి కానివ్వండి, నర్సింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించి కానివ్వండి, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు ఓరియంటేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇలాంటి సీజన్స్ అన్నిటి కూడా ఎదుర్కోవడానికి. సో కాబట్టి ప్రజలు మీరు దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వెళ్ళటం ద్వారా ఈ ట్రీట్మెంట్ని పూర్తి ఉచితంగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. रियासत के आज़मीन हज मनासिक हज की अदायगी के बाद अब मदीना मुनव्वरा को रवानगी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने जो खादिमुल हज्जाज से राब्ते में हैं बताया कि मंशियाल के ख्वाजा मोइनुद्दीन जो 2 जुलाई को वॉशरूम में फिसल जाने की वजह से जख्मी हो गए थे, उनका ऑपरेशन हुआ और वो हज की शहादत से भी मुशर्रफ हो गए। मोहम्मद सलीम ने बताया कि रियासत के हाजियों की वापसी का सिलसिला 28 जुलाई से होगा और आखिरी काफिले की वापसी 6 अगस्त को अमल में आएगी। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन कुरमागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात अली के अलावा जिसमसी और वाटर वर्क्स उहदेदार भी थे। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों की फलाही स्कीमों को रुबे में लाने के लिए अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपये मंजूर किए। सदरनशीन कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मौलाना 150 करोड़ रुपए के मुजमला 50 करोड़ की ये पहली किस्त है। वज़ीर अक़लियती उमूर केशवर ने मज़ीद रकम जारी करने का तयक़ुन दिया है। मोहम्मद इसाक ने बताया कि अक़लियती फलाह बहबूद से मुतालिक स्कीमों पर गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान हुकूमत ने 9000 करोड़ रुपए खर्च किए। अस्सलाम वालेकुम। सारे तेलंगाना की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और समय पहले मैं हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के बिल्कुल होते ही एक ईद के तोहफे के तौर पर MFC माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ का जो है बैंकेबल स्कीम के लिए जो है सैंक्शन किया गया, रिलीज़ किया गया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुकूमत तेलंगाना का और हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। और तेलंगाना में बहुत से दिन से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे माइनॉरिटीज़ भाई हम लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोन मिल जाए वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूरी करने के लिए। तो मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी के एक मौका आया है आप लोग के लिए कि 50 करोड़ में जो है 5000 फैमिलीज़ को जो है बैंकेबल स्कीम के तहत कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, 2 लाख का लोन 70% सब्सिडी के तौर पर जो है दिया जा रहा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो भी हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और रही बात तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है लोन की शक्ल में हो, चाहे ड्राइवर कम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, चाहे ऑटो की स्कीम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से लोगों को जो है हमने 200 करोड़ अब तक हम खर्च किए हैं इसके ऊपर। ओवरऑल अगर देखा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है हुकूमत बनने के बाद अब तक 9000 करोड़ हमने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से केसीआर साहब की सदारत में खर्च किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी के पास अगर बजट खर्च हुआ है तो सिर्फ वो तेलंगाना हुकूमत में केसीआर साहब की सदारत में खर्च हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के दौर में माइनॉरिटीज़ का बजट हुआ करता था 50 करोड़ 60 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हुआ करता था 150 करोड़। फिर वही 2013 तक 150 करोड़ का 200 करोड़ का बजट कांग्रेस के दौर में हुआ करता था। 2014 के बाद इमीडिएट जो है 1000 करोड़ बजट आ गया तेलंगाना हुकूमत का केसीआर साहब की तरफ से। उसके बाद 2000 करोड़ आया। पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़ है तो तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट 2000 करोड़ है। इससे ज़्यादा और हमारी हुकूमत की जो है तारीफ़ क्या करनी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना टेमरीज़ के नाम पर, शादी मुबारक के नाम पर कई जो है माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है मदद करते आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से भी हमने जो है करीब 700 लोगों को जो है ड्राइवर कम ओनर के तहत हमने कार्स दिए हैं, 1700 ऑटोज़ दिए हैं,
और जो है स्किल डेवलपमेंट के कई सेंटर्स खोले हैं हमने, हाँ, और 10,800 स्विंग मशीन्स दिए हमने, हाँ, और कई लोगों को लोन्स हमने करीब 11 से 12 हज़ार लोगों को लोन दिया हमने, जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के, उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं, बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज़ किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट एक 2 से 4 दिन के अंदर अनाउंस किया जाएगा। मैं हमारे केसीआर साहब का दिल के गहरों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो है 50 करोड़ जो है इमीडिएट रिलीज़ किए हैं। मेरे चेयरमैन बनने के बाद हमने 1 से 2 मरतबा रिपेंडेंस करें। इमीडिएट सीएम साहब ने जो है पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि ये 50 करोड़ आप इमीडिएट खर्च करें, और सेकंड फेज़ में जो है बहुत जल्द महीना या 1.5 महीने के अंदर जो है सेकंड फेज़ भी जो है एक 95 करोड़ का भी रिलीज़ करने का हमने वादा किया गया है। लिहाजा जो है 150 करोड़ का जो स्कीम हम अनखरीब में एक साथ मिलकर करेंगे। लिहाजा जो है मैं तो भी तेलंगाना के आवाम से मैं दबन अपील करता हूं कि मुस्तहिक लोग इस लोन को अप्लाई करें, ताकि हमारा भी मकसद ये है, हमारे केसीआर साहब का, हमारे सीएम साहब का मकसद ये है कि गरीब आवाम तक ये लोन पहुँचे, ताकि उनका गुजारा हो, उनकी फैमिली जो है जिस पे डिपेंड है वो आदमी जो है लोन लेके अपना बिज़नेस कर सके, अपने घर को पाल सके। ये हमारे हुकूमत का मकसद है। लिहाजा जो है मैं इस 50 करोड़ रिलीज़ करने पे हॉनरेबल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हॉनरेबल मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अलहाज महमूद अली साहब का, जनाब AK खान साहब का, सभी का, और ख़ासकर हमारी MD मैडम कांति मैडम का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। हैदराबाद नारकोटिक विंग ने संजय नगर पुलिस के साथ मिलकर एक कार्रवाई करते हुए मंशियात के सप्लायर P. जोसेफ समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बेंगलुरु का रहने वाला जोसेफ चेन्नई से मंशियात लाकर हैदराबाद में सप्लाई करता था, और मंशियात फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम B. बालामणि कांता, संपत राव, साई राघवा और अखिल कुमार बताए गए, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। मुलजिमिन के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत की मंशियात भी जब्त की गई। హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారు శ్రీ సివి ఆనంద్ IPS గారు ఆధ్వర్యంలో ఫామ్ చేసినటువంటి హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ ఆఫీసర్స్ మరియు సిబ్బంది చాలా చక్కగా పనిచేసి ఇప్పటివరకు 50 పైన సింథటిక్ డ్రగ్స్ లింక్ని బర్స్ట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా నిన్న ఒక టీంని వాళ్ళు అప్రిహెండ్ చేశారు. దానిలో 5 నిందితులు ఉన్నారు. ఇది కూడా ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగే. ఒక వ్యక్తి తమిళనాడు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రం, అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నవారు కర్ణాటక చెందిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఈ 3 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన గ్యాంగ్ని బర్స్ట్ చేయడం జరిగింది. వీరి దగ్గర నుంచి 36 గ్రాములు MDMA డ్రగ్ మెథాంఫెటమైన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు 6 సెల్ ఫోన్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వారు నిందితుడు వివరాలు: P. జోసెఫ్, ఈయన కర్ణాటక, బెంగళూరు చెందిన వ్యక్తి. ఇతను ఈ పట్టుబడిన గ్రూపులో మెయిన్ సప్లయర్. ఈయనతో పాటు బాలమణిగంట గచ్చిబౌలి ఏరియాలో ఉండేవారు. సమంత్ రావు, ఈయన కొండాపూర్, సాయి రాఘవ SR నగర్, అఖిల్ కుమార్ SR నగర్. వీళ్ళని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అబ్స్కాండింగ్ అక్యూజ్డ్ ఇంకా 2 ఉన్నారు. దానిలో మెయిన్ ఈ జోసెఫ్కి సప్లై చేస్తున్న వ్యక్తి తమిళనాడు చెందిన వ్యక్తి, తన పేరు విష్ణు. అతనితో పాటు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి కూడా అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. వీళ్ళంతా పెడ్లింగ్ చేసేవారు. వీళ్ళతో పాటు 16 మంది కన్జ్యూమర్స్ని కూడా ఈ MDMA డ్రగ్ కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళని కూడా గుర్తించడం జరిగింది. దానిలో 8 మందిని
అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉన్న ప్లేసులు ఇది ఆగదన్న ఉద్దేశంతో సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారు యాజ్ పర్ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ ఈ కన్స్యూమర్స్ ని కూడా ఈ కేసెస్ లో బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్సిక్వెంట్లీ ఈ హెచ్న్యూలోనే कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने इलाका जात गोलकुंडा, रेशमबाग, 18 सीढ़ी, चातम तालाब, अफसर कॉलोनी और अहमद कॉलोनी वगैरह का दौरा किया और मुसलसल बारिश से परेशान आवाम से मुलाकात की। उन्होंने नशेबी इलाकों में रहने वालों से तकलीफ की भी ख्वाहिश की। उनके हमरा जीएसएमसी के अहदेदारों के अलावा मकामी कॉर्पोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी थे। कामारेड्डी में एक अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अरकान बरकी शाक लगने की वजह से फौत हो गए। बताया जाता है कि ये हादसा मंगल की दोपहर को उस वक्त आया जब माँ बाप ने बच्चों को जिन्होंने बरकी तार को छू लिया था बचाने की कोशिश की। एनडीए की सदारत उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर और उनकी अहलिया ने मुर्मू का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू की तायद का ऐलान किया है।